हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम सेकेंड ईयर एसडीपी के फर्स्ट सेमेस्टर में माइनर वेटनरी सर्जरी का चैप्टर नंबर 3 नहीं, चैप्टर नंबर 4 एनेस्थीसिया के बारे में अध्ययन करेंगे। कल के लेक्चर में हमने निश्चेतक दवा का चयन करते समय उसमें क्या क्या गुण होने चाहिए, यानी जो एनेस्थेटिक मेडिसिन है उसका जब हम चयन करते हैं तो उसमें क्या क्या गुण होना चाहिए, क्वालिटीज होनी चाहिए, उसके बारे में अध्ययन किया था। आज हम निश्चेतन देते समय यानी एनेस्थेटाइज करते समय, एनिमल को बेहोश करते समय किन किन बातों की या सावधानियाँ रखते हैं, किन किन बातों का ध्यान रखते हैं, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि एनेस्थीसिया देने से पहले हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो एक तो निश्चेतक यानी एनेस्थेटिक मेडिसिन देने से पहले हमें प्री एनेस्थेटिक अवश्य देना चाहिए। प्री एनेस्थेटिक आपको मैंने पहले पढ़ाया था, जो एनेस्थीसिया जनरल एनेस्थीसिया आदि देने से पहले जो मेडिसिन देते हैं उसको प्री एनेस्थेटिक बोलते हैं। प्री एनेस्थेटिक मेडिसिन में क्या है कि इससे पशु जो है काम हो जाता है, शांत हो जाता है। जो पशु को शांत करने के लिए मेडिसिन देते हैं। दूसरा क्या है कि प्री एनेस्थेटिक मेडिसिन देने से पशु के जो सलाइवा सिक्रीशन होता है ज़्यादा मात्रा में एनेस्थीसिया से, वो बंद हो जाता है, कम हो जाता है। तो एक हम उसको सलाइवा सिक्रीशन को रोक सकते हैं। दूसरा क्या है कि जो एनेस्थेटिक हम यूज़ में ले रहे हैं उस एनेस्थेटिक क्वालिटी बढ़ाने के लिए, यानी उसका एक्शन जो है वो उसमें एक्शन जो एनेस्थेटाइज करने का है उसको इम्प्रूव कर देता है प्री एनेस्थेटिक। और कुछ जो नर्व इम्पल्सेज होते हैं, सेंसरी क्रियाएं जो है उनको वो डिप्रेस कर देते हैं। एनेस्थेसिया जो है वो डिप्रेस कर देते हैं। तो 3-4 उसके काम है प्री एनेस्थेटिक के। आप समझ गए होंगे कि प्री एनेस्थेटिक क्या होते हैं। जो एनेस्थेसिया देने से पहले पशु को कंट्रोल करने के लिए, शांत करने के लिए जो मेडिसिन देते हैं वो प्री एनेस्थेटिक है। प्री एनेस्थेटिक के एग्जाम्पल अगर आप लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो कि जैसे एसिप्रोमेजीन, ये एक प्रकार का प्री एनेस्थेटिक है। एट्रोपिन है, वो भी प्री एनेस्थेटिक है। एसिप्रोमेजीन, एट्रोपिन और डाइजीपाम जो है वो नींद के लिए देते हैं, जिससे थोड़ी हल्की नींद आ जाती है पशु को, तो एनेस्थीसिया देने में आसानी रहती है। एक होता है स्केपोलोमीन, स्केपोलेमीन, ये भी प्री एनेस्थेटिक है। तो एनेस्थीसिया देने से पहले पशु को प्री एनेस्थेटिक देना बहुत आवश्यक है। पशु को जब हम बेहोश करते हैं या प्री एनेस्थीसिया देते हैं तो उस पशु को 12 से 24 घंटे पहले उसको आहार और पानी बंद कर देते हैं, यानी 12 घंटे 24 घंटे पहले उसका चारा पानी बंद कर देते हैं, अर्थात उसको भूखा प्यासा रखते हैं। इससे क्या फ़ायदा है? इससे ये फ़ायदा है कि पशु के अगर मान लो आपने ताज़ा पानी पिलाया, उसको खिलाया पिलाया है और फिर आप एनेस्थीसिया देते हो और पशु को जब बेहोश कर देते हो तो पशु के पेट में अगर मान लो फूड मटेरियल है तो वो फर्मेंटेशन से गैस बनेगी तो आफरा आ सकता है पशु को। दूसरा क्या है, उससे पशु को कई बार क्या है वोमिटिंग शुरू हो जाती है। अगर मान लो उसका पेट खाली है तो उसके वोमिटिंग नहीं आएगी उसको। तो ये कई फायदे हैं उसके, इसलिए उसको 24 से 12 घंटे पहले भूखा प्यासा रखना चाहिए। पशु की जाति यानी उसकी पशु की ब्रीड पे, पशु की स्पेसीज़ के आधार पे और उसके ऑपरेशन के प्रकार पे, कैसा ऑपरेशन कर रहे होता था, पशु की हेल्थ कंडीशन क्या है, उसके आधार पर उसको ध्यान में रखते हुए एनेस्थीसिया का चयन करना चाहिए। ये हमने पूर्व के लेक्चर में पढ़ चुके हैं हम। ऑपरेशन के दौरान पशु की श्वसन दर, यानी ऑपरेशन के दौरान जब एनेस्थीसिया दे देते हैं उसके बाद हम जब ऑपरेशन करते हैं तो उस दौरान जो है पशु की रेस्पिरेटरी रेट, पल्स रेट, हृदय और फेफड़ों की ध्वनि यानी
हार्ट कैसे काम कर रहा है, फेफड़े कैसे काम कर रहा है आदि पर भी हमको नज़र रखनी चाहिए, ताकि क्या है कि अगर कोई ऐसी वैसी बात लगे तो हम उस पर जल्दी से उस पर एक्शन ले सकते हैं और उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ऑपरेशन के दौरान जो है हमें पशु को, क्योंकि ऑपरेशन जब हम पशु को ऑपरेशन करते हैं तो उसके चीरा लगाने पे या सर्जरी करने पे ब्लीडिंग होती है। ब्लीडिंग होने से ब्लड का लॉस होता है और पशु को शॉक हो सकता है। इस सब को बचाने के लिए पशु को जो है आईवी फ्लूइड देना चाहिए, इंट्रावेनस फ्लूइड थेरेपी जिसे बोलते हैं, वो फ्लूइड देना चाहिए। जैसे लैक्टेट रिंगर्स सॉल्यूशन है, रिंगर्स लैक्टेट सॉल्यूशन है, 5% डेक्सट्रोज सॉल्यूशन है, नॉर्मल सेलाइन सॉल्यूशन है, जीएनएस ग्लूकोज नॉर्मल सेलाइन सॉल्यूशन जो है वो ऑपरेशन के दौरान हमें देते रहने चाहिए। पशु का सिर जो है वो हमेशा नीचे की तरफ रहना चाहिए, नीचे रहना चाहिए लेवल से। पशु का जो आपने पशु को जो लेटा रखा है उसका जो लेवल है उससे नीचे उसका सिर होना चाहिए और मुंह उसका हमेशा खुला रखना चाहिए। मुंह उसका खुला रखने ताकि लार आदि जो है वो बाहर निकल जाए या नीचे गिर जाए, वो वापस पशु के फेफड़े में या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में नहीं जा सके। नहीं तो क्या है, ऐसी स्थिति में क्या है वो सीक्रेशन जो होता है वो फेफड़े में चला जाता है और ड्रेंचिंग निमोनिया हो जाता है। या उसका अगर आपने मुंह जो सही ढंग से खोल के नहीं रखा तो उसका सांस भी रुक सकता है या दम घुट सकता है। आपातकालीन औषधियाँ जो इमरजेंसी की मेडिसिन होती है, लाइफ सेविंग ड्रग्स है, उनको हमें हमेशा हमारे पास में रखनी चाहिए, जिनकी कभी भी जरूरत पड़ सकती है। तो आपातकालीन औषधियाँ हमेशा तैयार रखें। पशु को अगर पॉसिबल हो तो उसको ऑक्सीजन उपलब्ध करवा देनी चाहिए। ऑक्सीजन का सिलेंडर, इसीलिए ऑपरेशन के टाइम में ऑक्सीजन का सिलेंडर पशु हॉस्पिटल्स में, ह्यूमन के हॉस्पिटल्स में हमेशा तैयार रखते हैं। अगर मान लो ऑपरेशन करना हो, ऑक्सीजन नहीं है तो वो ऑपरेशन टाल देते हैं। इमरजेंसी वाली बात होती है तो ऑक्सीजन की व्यवस्था करते हैं। इसलिए पशु को हो सके तो ऑक्सीजन जो है उपलब्ध करवाएं ताकि हाइपोक्सिया जैसी स्थिति पैदा नहीं हो सके। कई बार ऑपरेशन के दौरान जो है ना सांस लेने में तकलीफ हो जाती है, तो उसके लिए ऑक्सीजन की हमें प्रबंध करके रखना चाहिए। पशु जब ऑपरेशन के बाद में पुनः होश में आए ना, उस टाइम उसको उल्टियाँ वगैरह नहीं हो या पशु तड़पे नहीं, इसके लिए उसको उस पर पैनी नज़र रखनी चाहिए, उस पर ध्यान देना चाहिए। अगर ऐसा कुछ हो तो पशु को ऐसी दवाई देनी चाहिए जिससे वो पशु तड़पे नहीं और उसको उल्टियाँ वगैरह नहीं हो। पशु को हमेशा जो है ओपन एयर में रखना चाहिए, खुली हवा उसको उपलब्ध होनी चाहिए ऑपरेशन के दौरान। तो ये कुछ बातें थी जो निश्चेतन देते समय हमें सावधानियाँ रखनी चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो ये एग्ज़ाम में अमूमन पूछा जाता है कि भाई किन किन बातों का ध्यान रखोगे, तो उसमें आपको ये पूछ सकते हैं कि किन 3 बातों का वर्णन करो या 4 का वर्णन करो या 2 का करो या 1 का करो, या मतलब ऐसा कह सकते हैं भाई किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन 2 का वर्णन करो। तो ये भी इस प्रकार के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अब आते हैं हम निश्चेतन के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ एनेस्थीसिया। हमने अब तक हमने पढ़ा कि एनेस्थीसिया क्या है, एनेस्थीसिया के लिए इसको जो है एनेस्थीसिया का चुनाव कैसे करते हैं, एनेस्थीसिया जो है उसकी किन किन बातों पर निर्भर करता है। फिर हमने देखा कि निश्चेतक दवा का चयन करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। फिर देखा निश्चेतन देते समय जो सावधानियाँ रखते हैं उनके बारे में। अब हम पढ़ते हैं कि वास्तव में निश्चेतक जो है, निश्चेतन के प्रकार कितने, एनेस्थीसिया के ब्रॉडली जो है प्रकार कितने होते हैं। तो मुख्य रूप से एनेस्थीसिया जो है या निश्चेतन जो सुन्न करने वाला सिस्टम है वो 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार का होता है। एक होता है स्थानीय निश्चेतक, जो मैं पहले आपको बता चुका हूँ। स्थानीय निश्चेतक जब हमने निश्चेतन शुरू किया था तब, और उससे पहले भी हमने जो डेफिनेशंस पढ़ी थी उसमें भी आया था स्थानीय निश्चेतक यानी लोकल एनेस्थेटिक एनेस्थीसिया, और रीजनल एनेस्थीसिया यानी क्षेत्रीय निश्चेतन, और संपूर्ण निश्चेतन यानी जनरल एनेस्थीसिया। स्थानीय निश्चेतन में तो एक अंग को, किसी अंग विशेष को, अंग विशेष के पार्ट को निश्चेतन करते हैं यानी एनेस्थेटाइज करते हैं। जैसे हमारा एक हाथ का नीचे वाला पोर्शन है या मान लो कोनिक वाला भाग है, इस तरह से जिसको करते हैं वो लोकल होता है। और स्थानीय का मतलब है एक अंग विशेष को हम निश्चेतन कर देते हैं, उसको क्षेत्रीय बोलते हैं। और संपूर्ण निश्चेतन में पूरी बॉडी को, यानी एनिमल पूरा बेहोश टाइप हो जाता है, पूरा नींद की स्थिति में होता है,
एनिमल को कोई सेंस नहीं होता किसी प्रकार का, उसको बोलते हैं जनरल एनेस्थीसिया। लोकल एनेस्थीसिया में और रीजनल एनेस्थीसिया में पशु होश में रहता है, पशु को सब पता रहता है कि मैं कहाँ लेटा हुआ हूँ, क्या हो रहा है, वातावरण को वो देखता रहता है। लेकिन जिस जगह पे एनेस्थीसिया हम कर रहे हैं वो लोकल एनेस्थीसिया या रीजनल एनेस्थीसिया जो हम निश्चेतक लगाते हैं वहाँ की जगह सुन्न हो जाती है। तो ये 3 प्रकार के निश्चेतन के प्रकार हैं। अब हम देखेंगे स्थानीय निश्चेतन, जो सबसे पहले हम लोकल एनेस्थेटिक के बारे में अध्ययन करेंगे। अब इस लोकल एनेस्थेटिक में क्या होता है, इसमें अस्थायी रूप से शरीर के कुछ क्षेत्र के, यानी शरीर का कुछ क्षेत्र जो होता है उसमें अस्थायी रूप से वहाँ के स्नायु तंतुओं को, स्नायु तंतु मतलब जो तंत्रिका तंत्र है उस लोकल एरिया के, उनको दवा द्वारा जो उनकी संवेदनाएं होती है उनको लुप्त कर देते हैं कुछ समय के लिए, अस्थायी रूप से उनको लुप्त कर देते हैं ताकि वे अपनी संवेदनाएं या इम्पल्सेस को स्नायु ऊतकों तक नहीं पहुंचा सके। यह स्नायु ऊतक जो होते हैं उन तक वो उनको नहीं पहुंचा सकते। लेकिन इसके अंदर जो है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपका आता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल जो तंत्रिका तंत्र है, स्पाइनल का, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो तंत्रिका तंत्र चलता है वो प्लस ब्रेन, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ये दोनों अलर्ट रहते हैं। लेकिन जहाँ आपने लोकल एनेस्थीसिया लगाया है वहाँ का जो नर्वस सिस्टम है उस एरिया विशेष का, उनको ब्लॉक कर देता है ताकि वहाँ के जो इम्पल्सेज है, अगर आपने जैसे उस एरिया में कट लगाया है, चीरा लगाया है, तो वहाँ दर्द होना चाहिए ना, लेकिन उनको आप रोक देते हो। आपको उस दर्द को जो इम्पल्सेज जाती है, यानी जो संवेदनाएं लेके जो तंत्रिका तंत्र जाता है, उन तंत्रिकाओं को आपने ब्लॉक कर दिया तो पशु को दर्द महसूस नहीं होता है, ना उसके पास सेंसरी इम्पल्सेज जा रही है। तो ये इसमें मतलब अब स्थानीय निश्चेतन जो है, हम लोकल एनेस्थीसिया जो देते हैं उसके क्या लाभ हैं, यानी इसके कुछ लाभ हैं। वो क्या लाभ हैं? एक तो ये साधारण, सुरक्षित और सस्ता तरीका है। लोकल एनेस्थीसिया जो है साधारण तरीका है, सस्ता है और सुरक्षित तरीका है। इसमें किसी प्रकार की नुकसान की गुंजाइश नहीं होती, इसलिए सुरक्षित है ये। इस प्रकार के निश्चेतन हेतु अधिक उपकरणों की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें कोई ज़्यादा उपकरणों की आवश्यकता होती नहीं, सिर्फ एक निडल और सिरिंज से उस जगह पे लोकल एनेस्थीसिया लगा देते हैं, तो इसमें कोई ज़्यादा उपकरणों की आवश्यकता नहीं होती है। एक शल्य क्रिया के अंदर जो औषधि हम काम में लेते हैं शल्य क्रिया के दौरान, तो उसमें इस विधि से कोई दुर्घटनाएं वगैरह नहीं हो सकती, यानी नहीं के बराबर होती है, क्योंकि आपने तो सिर्फ लोकल एरिया को ही सुन्न किया है। इसलिए शल्य क्रिया हेतु दी जाने वाली औषधियों के कारण, आपने जो शल्य क्रिया के अंदर औषधियाँ दे रहे हो उसके कारण जो है कोई दुर्घटना नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि एनिमल जो है वो पूरे होशोवास में रहता है, उसका सेंट्रल नर्वस सिस्टम और उसका जो वो पूरा अलर्ट रहता है। जब भी शरीर की व्याधियों के कारण, अगर मान लो शरीर में किसी प्रकार की बीमारी है पशु के जिसको आपको एनेस्थीसिया देना है, जैसे मान लो उसके फेफड़े में गड़बड़ है या उसका लीवर खराब है या उसका किडनी खराब है, तो उस कंडीशन में भी आप जो है लोकल एनेस्थीसिया को ही प्रीफर करते हैं। उसमें जनरल एनेस्थीसिया हम नहीं दे सकते, इसलिए ये लोकल एनेस्थीसिया जो है ऐसी कंडीशन के लिए मतलब एक हमारे लिए सुलभ साधन है। जैसे मान लो लीवर का सिरोसिस हो गया या पाइलोनेफ्राइटिस, यानी गुर्दे में पस पड़ जाती है, उसको पाइलोनेफ्राइटिस बोलते हैं। ऐसी अगर कंडीशन पशु में हो तो उसको जनरल एनेस्थीसिया हम नहीं दे सकते, तो उसमें हम लोकल एनेस्थीसिया काम में लेते हैं। तो ये 4 जो है स्थानीय निश्चेतन या लोकल एनेस्थीसिया के फायदे हैं, एडवांटेज है। कुछ इसकी हानियाँ भी हैं, स्थानीय निश्चेतन की कुछ हानियाँ भी है, यानी उसके कुछ ड्रॉबैक हैं, डिसएडवांटेज है। वो डिसएडवांटेज लोकल एनेस्थीसिया क्या है? वो है कि कभी कभी स्थानीय निश्चेतन जो है यानी लोकल एनेस्थेटिक जो है कभी कभी स्थानीय
सिस्टेमिक रिएक्शन भी हो सकता है, यानी स्थानीय निश्चेतक जो हम लगाते हैं, जैसे मान लो लोकल एनेस्थीसिया लगा रहे हैं, जाइलोकेन है, लिग्नोकेन है, ये इंजेक्शन लगाते हैं हम लोकल एरिया की नर्व को ब्लॉक करने के लिए। तो कई बार क्या है कि उसमें जनरल रिएक्शन, सिस्टेमिक रिएक्शन हो सकती है, तो ये नुकसान है। अगर मान लो वो इंजेक्शन जो है वो उसको इंट्रामस्कुलर या सबक्यूटेनियस लगाना है, वो आईवी लग गया भूल से, तो उसका मतलब क्या है कि इल इफेक्ट यानी बुरा प्रभाव पड़ सकता है, सिस्टेमिक रिएक्शन भी हो सकती है, ये उसका एक नुकसान है। एक क्या होता है, स्थानीय निश्चेतन जब लगाते हैं तो पशु पूरा होश में रहता है, तो पशु जो है उसके दौरान ऑपरेशन के दौरान हिलता डुलता रहता है, हिल सकता है, डुल सकता है, जिससे शल्य क्रिया में बाधा उत्पन्न हो सकती है। मतलब जनरल एनेस्थीसिया में तो पशु पूरा बेहोश हो जाता है, इसलिए हिलने डुलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन लोकल एनेस्थीसिया में चूँकि पशु जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम उसका अलर्ट रहता है, तो पशु हिल डुल सकता है, जिससे ऑपरेशन में बाधा उत्पन्न हो सकती है। पशु जो है पूर्ण रूप से होश में रहता है, अतः अच्छी प्रकार से पशु को नियंत्रित नहीं किया जा सकता। मतलब जब पशु पूरी तरह से होश में रहता है लोकल एनेस्थीसिया में, तो पशु जो है उसको पूरी तरह से आप नियंत्रित नहीं कर सकते, और ऐसी कंडीशन में अगर कोई गलती हो गई तो वो पशु शल्य चिकित्सक जो है उसको नुकसान पहुंचा सकता है, चोट पहुंचा सकता है, ये इसका एक ड्रॉबैक है। कई पशुओं की जो जातियां होती हैं, ब्रीड जिसे बोलते हैं, उनमें निश्चेतक जो है, स्थानीय निश्चेतक या लोकल एनेस्थीसिया, उसको अपनाना बहुत ही मुश्किल होता है, यानी उसको अपनाना मुश्किल। जैसे मान लो कॉन्शियस हॉर्सेस, जो हॉर्सेस जो है बहुत ज़्यादा सतर्क होते हैं, घोड़े बहुत ज़्यादा सतर्क होते हैं, जो रेस में काम में आते हैं। रेस में काम आने वाला घोड़ा बहुत ही ज़्यादा तेज होता है और कॉशियस होता है, यानी सतर्क रहता है वो घोड़ा। तो उसको अगर आपको लोकल एनेस्थीसिया के रूप में लंबोसेक्रल एनेस्थीसिया देना है, इंजेक्शन लंबोसेक्रल, यानी रीढ़ की हड्डी में लंबर और सेक्रम के बीच में, लास्ट लंबर वर्टिब्री और फर्स्ट सेक्रम वर्टिब्री के बीच में जो कैनाल है, वर्टिब्रल कैनाल, उसमें जो नर्व है उसको वहाँ ब्लॉक करना पड़ेगा आपको। तो आप ये जो कॉन्शियस हॉर्सेस जो होते हैं, कॉन्शियस हॉर्सेस यानी बहुत ज़्यादा सतर्क घोड़े जो हैं, जो रेस में काम में आते हैं, तो वहाँ आपको इंजेक्शन लगाना आपको बहुत मुश्किल होता है, लगा नहीं सकते। और अगर वैसे भी नहीं लगा सकते आप, और वैसे लगाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उनके वहाँ पे अगर नर्व ज़्यादा ब्लॉक हो, ज़्यादा नुकसान हो गया नर्व को एनेस्थीसिया देते टाइम, तो उसके नर्व को नुकसान होने से वो पशु जो है वो दौड़ के लिए भी उपयुक्त नहीं रहता कई बार। तो ये कुछ इसके नुकसान हैं। अब हम जो है थोड़ा सा और इसका आज अध्ययन कर लेते हैं, स्थानीय निश्चेतक की क्या विशेषताएं होनी चाहिए। जो लोकल एनेस्थीसिया हम लगाते हैं उसकी कुछ विशेषताएं होनी चाहिए, वो क्या क्या है। एक तो वो पानी में आसानी से घुलनशील होनी चाहिए, वो पानी में आसानी से घुलनशील होनी चाहिए। दूसरा क्या है, वो ज्वलनशील नहीं होनी चाहिए, विस्फोटक नहीं होना चाहिए, ठीक है। साधारण कमरे के तापक्रम पे यानी रूम टेम्परेचर पे उनको वो ख़राब नहीं होनी चाहिए, वो उनको हम रूम टेम्परेचर पे रख सकें, ऐसा स्थानीय निश्चेतक होना चाहिए। दूसरा क्या है, उदासीन पीएच होना चाहिए, उसका पीएच जो है वो उदासीन होना चाहिए, यानी 7 के लगभग उसका पीएच होना चाहिए, ताकि शरीर के ऊतकों को नुकसान नहीं हो। क्योंकि अगर मान लो उसका पीएच एसिडिक या एल्कलाइन होगा तो वो शरीर के जो टिश्यू है उनको नुकसान पहुंचाएगा। और एक वो दवा जो निश्चेतक के रूप में हम काम में ले रहे हैं, वो निश्चेतक अवस्था शीघ्र लाने वाली होनी चाहिए, यानी जैसे आपने इंजेक्शन लगाया तो वो जल्दी सुन्न हो जानी चाहिए, ऐसी वो यानी वो दवाई जो है वो आसानी से टिश्यूज़ में प्रवेश करने वाली हो, यानी उसकी पेनिट्रेटिंग पावर जो है, यानी गुड पेनिट्रेशन होना चाहिए उसका। और समान रूप से वो दवा जो है सुन्न करने के साथ साथ में दर्द निवारक भी होनी चाहिए, यानी गुड यूनिफॉर्म एनाल्जेसिक भी होना चाहिए उस मेडिसिन को। ये उस मेडिसिन की जो है विशेषता होनी चाहिए, जो लोकल एनेस्थेटिक जो हम यूज़ में ले रहे हैं। शरीर के जो विभिन्न सिस्टम्स होते हैं, जैसे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये यूरिनरी जेनाइटल सिस्टम है, उन पे भी किसी प्रकार का नुकसान पहुंचाने वाला वो एनेस्थेटिक नहीं होना चाहिए, लोकल एनेस्थेटिक।
आसानी से रिवर्सिबल एनाल्जेसिक एक्शन उत्पन्न करने वाला होना चाहिए। यानी आसानी से रिवर्सिबल एनाल्जेसिक, यानी वो जब आप एनेस्थेटिक देते हो तो उसका असर जो है वो एनाल्जेसिक होना चाहिए, और बाद में जब आप अपने ऑपरेशन कर लेते हो तो उसका असर कम हो जाना चाहिए एनाल्जेसिक, वो रिवर्सिबल एनाल्जेसिक बोलते हैं उसको। और एक वो दवा आसानी से मिल जाए, ऐसा नहीं हो कि बाज़ार में मिलती नहीं हो या वो महंगी हो, इसलिए वो सस्ती होनी चाहिए। तो ये कुछ उसके विशेषताएं हैं जो एनाल्जेसिक लोकल एनेस्थेटिक के, ये विशेषताएं होनी चाहिए जो आपको याद करनी है। आज हम इतना ही अध्ययन करेंगे, कल हम देखेंगे इसके कितने प्रकार होते हैं। धन्यवाद।